अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से एक रेगुलर फिक्स इनकम मंथली बेसिस पर अपने बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो SWP आपके लिए बेस्ट प्लान हो सकता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि SWP के अंतर्गत जो मंथली बेसिस पर हमें रिटर्न मिल रहा है, क्या वो रिटर्न या फिर इनकम टैक्स फ्री होता है या फिर टैक्सेबल होता है। अगर वो टैक्सेबल है तो उस कंडीशन में हमें टैक्स किस तरीके से इस पर देना होगा, साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो कि SWP से अर्निंग के तहत आपकी बन रही है, उस टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि आप अपना टैक्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जोड़ जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि SWP होता क्या है और ये काम कैसे करता है। SWP जो है जस्ट उल्टा है SIP का। SIP में क्या होता है, आप एक फिक्स अमाउंट रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड में, और इसका जस्ट उल्टा एक फिक्स अमाउंट जब रेगुलर बेसिस पर आप विड्रॉल करते हैं अपने म्यूचुअल फंड से तो उसे ही बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि एक फिक्स अमाउंट जो कि आप तय करेंगे मंथली बेसिस पर आपके बैंक अकाउंट में म्यूचुअल फंड AMC के द्वारा क्रेडिट किया जा रहा है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पैसे को अपने म्यूचुअल फंड से निकाल रहे होते हैं इस SWP में। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि SWP से चूंकि हम मंथली बेसिस पर पैसे निकाल रहे हैं तो क्या कभी उस प्लान से यानी उस म्यूचुअल फंड से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी खत्म हो जाएगा या नहीं। तो इसके लिए SWP का मैकेनिज्म आपको समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बाल्टी है जिसमें ऊपर से एक नल के माध्यम से यहाँ पर पानी आ रहा है और यहाँ पर बाल्टी में एक नल लगा है, और मान लीजिए जिस स्पीड से ऊपर से बाल्टी में पानी आ रहा है उतने ही स्पीड से अगर पानी निकल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं। मतलब कि जितना आ रहा है पानी इस बाल्टी में उतना पानी तो निकल जा रहा है, तो ये बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये बाल्टी है और ऊपर से इस नल के माध्यम से इसमें पानी आ रहा है। ठीक है, नल के माध्यम से पानी आ रहा है और जिस स्पीड से पानी आ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से इस बाल्टी में लगे नल से पानी निकल जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से पानी निकल रहा है, उस कंडीशन में ये बाल्टी जो है वो हमेशा ही खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जितना आ रहा था उतना निकलता जा रहा था, यानी कि बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए ये एक बाल्टी है जिसमें ऊपर से नल लगा हुआ है और ये आपका जिस स्पीड से पानी आ रहा है उससे आधे स्पीड से इस नल से अगर बाल्टी से पानी निकाला जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने स्पीड से पानी आ रहा है उतने स्पीड से ये जो नीचे टोटी लगा हुआ है उससे पानी निकल रहा है। उस कंडीशन में ये बाल्टी कभी खाली होगा ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पर SWP काम करता है, यानी कि जो आप अमाउंट तय करेंगे मंथली बेसिस पर आप अपने म्यूचुअल फंड से रिडीम करने के लिए, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल करने के लिए, वो अमाउंट आप इस प्रकार से तय करेंगे कि जितना रिटर्न आपको मिल रहा है उस म्यूचुअल फंड में या फिर एक्सपेक्टेड है उसका आधा ही आप निकालेंगे। यानी कि जितने स्पीड से आपका पैसा बढ़ रहा है उससे आधे स्पीड से ही आप केवल पैसा निकाल रहे हैं, तो ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होता है। इसको चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख का है। आप कुछ भी अमाउंट रखेंगे परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने जो मंथली बेसिस पर विड्रॉल सेट किया है वो 25,000 सेट किया है। 25,000 ही क्यों मैंने किया है, जितना भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका सिर्फ 0.5% हम मंथली निकालेंगे। 0.5% मंथली का मतलब कि अगर ईयरली हमें निकालना रहे तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए आधा % है, इसको 1/2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि ये 6% आ जाएगा। यानी कि अगर आप मंथली 0.5% सेट करते हैं यानी ईयरली आप 6% जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका निकाल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म में हमें लगभग 12% रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। मैंने आपको क्या बताया था बाल्टी वाले एग्जांपल में कि जितना भी रिटर्न हमें मिलने की संभावना है उसका आधा ही हम निकालेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने रेट से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट किस रेट से बढ़ रहा है 12% के हिसाब से, और उसका आधा ही हम केवल निकाल रहे हैं यानी 6% के हिसाब से। यानी ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट था यानी जो प्रिंसिपल था वो तो एज इट इज रहेगा और इस पर
एक्स्ट्रा हमें 6% मिल रहा है। क्यों 6% एक्स्ट्रा? क्योंकि ओवरऑल ये 12% मिल रहा था, जिसमें से 6% सालाना मैंने निकाल लिया, तो बाकी का जो 6% रहेगा उससे ये पैसा मेरा ग्रो करेगा। मैंने वहां पर बाल्टी वाले एग्जाम्पल में बताया था कि वहां पर ऊपर वाले नल का जो स्पीड था वो ज़्यादा था, यहीं ऊपर वाला नल है, यानी कि जिस रेट से पानी आ रहा है, जिस रेट से आपका पैसा बढ़ रहा है ब्याज, वो आपका ज़्यादा है, दुगने स्पीड से है। और जिस रेट से आपका बाल्टी से पानी निकल रहा है वो आधा स्पीड से निकल रहा है। देखिए ये ऊपर वाला आप समझ सकते हैं जिसमें ज़्यादा रेट से पैसे ग्रो कर रहे हैं, और ये नीचे वाला नल समझ सकते हैं जिसमें आधे रेट से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, यानी आधे रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं उस बाल्टी से। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो अब देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म का विजन रखूँ, यहाँ पर मैंने 20 साल सेलेक्ट किया है, तो इन 20 सालों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके टोटल रेवेन्यू का। आप देखिए टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 50 लाख था। इन 20 सालों में प्रत्येक महीने 25,000 आप अगर निकालते हैं, मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट का मात्र 5.5% हर महीने अगर आप निकालते हैं, तो उस कंडीशन में टोटल आप विड्रॉल ले चुके होंगे इन 20 सालों में। आप देखिए 60 लाख रुपए, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख था, 20 साल में आप 60 लाख रुपया निकाल भी चुके हैं। बावजूद इसके आपका जो वैल्यू बनेगा 2,54,00,000 बनेगा। मतलब आपने सिर्फ 50 लाख इन्वेस्ट किया, 60 लाख आप निकाल भी चुके हैं, और अभी भी आपके उस म्यूचुअल फंड में 2.5 करोड़ रुपया हो चुका होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर ये पैसा निकलने के बाद ये बढ़ कैसे जा रहा है। यही मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि जितना स्पीड से आप पैसा निकाल रहे हैं, जिस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, उससे दुगने रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा ग्रो कर रहा होता है। इसीलिए ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया कि SWP होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि SWP किसके लिए सुटेबल है। देखिए अगर आपकी मंथली बेसिस पर एक्टिव इनकम है, आप सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, या फिर किसी बिजनेसेस से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, कोई अदर काम करते होंगे जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और अगर आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है आपकी आजीविका चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में SWP आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। SWP उन लोगों के लिए अच्छा प्लान है जो कि रिटायर हो चुके हैं और जिनकी रेगुलर जो एक्टिव इनकम थी सैलरी के तौर पर वो बंद हो चुकी है और सारे सोर्स ऑफ इनकम उनके बंद हो चुके हैं, तो उनके लिए SWP अच्छा प्लान हो सकता है। यानी लाइफ टाइम जब वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे म्यूचुअल फंड में, या फिर अगर उनको रिटायरमेंट फंड मिला और एक बार उन्होंने लमसम कर दिया म्यूचुअल फंड में, अब चूंकि रेगुलर इनकम तो उनकी है नहीं, एक्टिव इनकम है नहीं, तो इस वजह से यहाँ से वो चाहें तो रेगुलर तौर पर मंथली इनकम ले सकते हैं पैसिव इनकम के तौर पर। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर आपकी एक्टिव इनकम है, तो मैं मना क्यों कर रहा हूँ कि आपको SWP नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मान लीजिए अगर आप 5,000 भी मंथली यहाँ से निकालते हैं और आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं है इस 5,000 की, क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम है, तो यही 5,000 अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 20 साल के बाद, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका होगा। मतलब आज इस 5,000 की आपकी जरूरत नहीं थी, लेकिन SWP आपने मजाक मजाक में कर लिया और आपने विड्रॉ कर लिया। तो इस कंडीशन में अगर ये 5,000 आप नहीं निकालते SWP के तौर पर, तो लॉन्ग टर्म में यही 5,000 हो सकता है 10,000 या फिर 1 लाख में कन्वर्ट हो चुका हो। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है तब SWP आप स्टार्ट कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में SWP नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ये बेसिकली अगर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है और उनका रेगुलर जो एक्टिव इनकम था वो बंद हो चुका है, उनके लिए SWP प्लान जो होता है वो बेहतरीन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि SWP के अंतर्गत टैक्स फ्री है या फिर टैक्सेबल है। ध्यान से सुनिएगा, SWP आप किस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके SWP स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में SWP स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से इक्विटी का या फिर डेट का टैक्सेशन का रूल है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी टैक्स देना होता है। SWP के अंतर्गत जो भी आपको रिटर्न मिलेगा या फिर जो भी आप पैसा निकालेंगे, वो कतई भी टैक्स फ्री नहीं है, वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। अब टैक्स कैसे लगता है इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से 25,000 मंथली विड्रॉल ले रहे हैं, 25,000 आप यहाँ से मंथली विड्रॉल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो 25,000 निकला, ये 25,000 में से आपका ये देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट निकला और रिटर्न का कितना अमाउंट निकला। आप कहेंगे कि अगर हमने 50 लाख अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, तो चूंकि 12% के हिसाब से हम केवल 6% ही निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर प्रिंसिपल कहाँ निकला। देखिए, जब भी आप SWP करते हैं तो SWP के अंतर्गत 25,000 आपको मिलेगा कैसे। जैसे 50 लाख जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस दौरान म्यूचुअल फंड एमसी आपको यूनिट्स अलॉट कर देती है। मान लीजिए आपको 10,000 यूनिट्स यहाँ से अलॉट हो गए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के। अब जब 25,000 आपको देना है, तो वो एमसी क्या करेगी कि इसी 10,000 यूनिट्स में से
25,000 के बराबर, ध्यान से सुनिए, 25,000 के बराबर कितने यूनिट्स उसको सेल आउट करने होंगे, उतने यूनिट को सेल आउट करके फिर आपको 25,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है। यानी कि आपका ये 25,000 आया कहाँ से, आपके इसी 10,000 यूनिट्स में से यूनिट्स को सेल करके वो 25,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 यूनिट को सेल करना पड़ा, 2 यूनिट को सेल करना पड़ा, तो 2 यूनिट आपने कितने में खरीदा था और आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई जिसकी वजह से आपको 25,000 मिल रहा है, इसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था और उस पर रिटर्न कितना मिला। और अगर आप ये जो SWP है 1 साल के अंदर, अगर आप ध्यान से सुनिए, 1 साल के अंदर अगर आप इसको रिडीम करते हैं तो जो भी आपका रिटर्न बना होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा जो कि 15% लगता है। और अगर 1 साल के बाद आपने इसको रिडीम किया होगा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना होगा जो कि टोटल रिटर्न का आपको 10% लगता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप SWP स्टार्ट करिए तो 1 साल के बाद ही करिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप SWP स्टार्ट करेंगे, जो भी अमाउंट होगा आपका, उस पर 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा। तो अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो 1% ये एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि मात्र 10% होगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक आपका टैक्स में रिबेट होता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने उस पर्टिकुलर साल में टोटल आपने 2 लाख अर्निंग की रिटर्न के तौर पर, तो 1 लाख आपका रिबेट मिल जाएगा और 1 लाख पर ही आपको 10% देना पड़ेगा, यानी कि आपका 10,000 वहाँ पर टैक्स में चला जाएगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे आप मंथली बेसिस पर यहाँ पर 25,000 रुपया विड्रॉल ले रहे थे SWP के तौर पर, तो हर महीने चूंकि 25-25 हज़ार आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको हर महीने टैक्स पे करना है या फिर आपका हर महीने टैक्स काट करके आएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो AMC जो होती है वो टैक्स नहीं काटती है। टैक्स आपको खुद पे करना पड़ेगा। जब आप अपना ITR फाइल करते हैं तो वहां पर उसको शो करना पड़ेगा किस प्रकार से टैक्स पे करते हैं। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं फाइल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपके पैन से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो वहाँ पर शो हो रहे होते हैं। यानी कि सरकार को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से पता है कि आप म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप ITR फाइल करके जरूर अपनी तरफ से सही जानकारी दीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार से करना है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए होंगे और उस पर जितने भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बने होंगे उस पर आपको 10% देना है। और ये आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, आप एक क्लिक के माध्यम से कितना आपका इन्वेस्टमेंट था, कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना, ये आप एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे चीज़ों को मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। ये तो बात हो गई कि आपका 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर देना पड़ेगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम जरूर कर सकते हैं। देखिए, अगर पूरी तरीके से आप खत्म करना चाहते हैं, अगर पूरी तरीके से टैक्स बचाना चाहते हैं, तो उसका भी एक सेक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर आप मान लीजिए कि अपना पूरा अमाउंट रिडीम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको टोटल 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ म्यूचुअल फंड से, 1 करोड़ का, और आप चाहते हैं कि पूरा टैक्स में बचा लूं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन है कि आप अगर जिस फाइनेंशियल ईयर में ये रिडीम किए हुए हैं म्यूचुअल फंड, उस फाइनेंशियल ईयर में देखिए, अगर आपने 1 करोड़ टोटल आपका प्रॉफिट है तो उस कंडीशन में इसका 10% यानी 10 लाख तो आपका सीधे तौर पर क्या हो जाता, टैक्स हो जाता। लेकिन इस 10 लाख टैक्स को बचाने के लिए एक सेक्शन है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपने इसको रिडीम किया है, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1 साल के अंदर कोई घर या फिर फ्लैट खरीदते हैं तो उस कंडीशन में जितने का वो फ्लैट या फिर घर खरीदेंगे उतना अमाउंट जो होता है इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी वो उतना अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता है। और अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इसको विड्रॉ किया है उससे आने वाले 2 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको कंस्ट्रक्शन का पूरा खर्चा दिखाना होगा, और उस कंडीशन में भी जितना भी आपका खर्चा लगेगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। चलिए, ये तो बात हो गई कि आप अगर पूरा अमाउंट एक बार में रिडीम करते हैं उस कंडीशन में। अब चूंकि हम लोग SWP पर बात कर रहे हैं तो SWP पर हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से आप अपना टैक्सेबल लायबिलिटी जो है वो कम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 25,000 यहाँ से निकाल रहे थे, 25,000 निकाल रहे हैं, अगर साल भर का देखेंगे तो साल भर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपया हो जाएगा, साल का कितना हो जाएगा 3 लाख रुपया। अब इस 3 लाख में कितना टैक्सेबल है और कितना टैक्स फ्री है ये कैसे पता चलेगा? इसमें 3 लाख में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी रिडीम हुआ होगा और कुछ आपका जो पैसा बढ़ गया है यानी जो रिटर्न मिला है वो भी रिडीम हुआ होगा। तो जो प्रिंसिपल है उस पर तो आपको टैक्स लगेगा नहीं, तो जो रिटर्न होगा उसी पर केवल टैक्स लगेगा। तो ये सारा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 26 AS और AIS वाले डिटेल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने प्लेलिस्ट में बताया है। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये रिटर्न आपका 2 लाख हो गया, ये रिटर्न आपका 2 लाख हो गया, तो 2 लाख में से 1 लाख तक तो आपको रिबेट मिल जाएगा, 1 ही लाख पर आपका टैक्स बचेगा। अब अगर इस 1 लाख को भी हम लोग टैक्स फ्री करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि चूंकि ये रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है। तो मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी मिसेज जो है, आपकी वाइफ जो है, अगर वो हाउस वाइफ है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी म्यूचुअल फंड है आप अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसमें से आधा अमाउंट आप अपने वाइफ के नाम से इन्वेस्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आपका बनेगा, आधा उनका बनेगा। तो मान लीजिए कि आप अगर 25,000 मंथली विड्रॉल करना चाहते हैं तो 12.5 आप अपने से कर सकते हैं और 12.5 आप अपने वाइफ के म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से इनका जो साल भर का जो इनका रिडीम्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 12.5 गुरे अगर हम लोग 15 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 लाख, यानी कि साल का इनका 1.5 लाख विड्रॉल होगा। और ये मान लीजिए आपका है तो उस कंडीशन में 1.5 लाख आपका विड्रॉल होगा। अब इसमें देखा जाएगा कि कितना प्रिंसिपल था और कितना रिटर्न बना है, रिटर्न पर ही तो हमें केवल टैक्स देना है। अब मान लीजिए रिटर्न यहाँ पर 1 लाख इनका बन गया और 1 लाख इनका बन गया, ठीक है, 1-1 लाख बन गया। अब चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको 1 लाख तक का रिबेट दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप भी टैक्स लाइबिलिटी से बच जाएंगे और आपकी वाइफ भी टैक्स लाइबिलिटी से बच जाएगी, यानी कि ना तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और ना ही आपकी वाइफ को। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आधा अपने नाम पर और आप आधा अपने वाइफ के नाम पर कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लाइबिलिटीज बट जाएगी और 1 लाख आपको भी रिबेट मिल जाएगा, 1 लाख आपकी वाइफ को भी रिबेट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। दोस्तों, पूरे अगर वीडियो को मैं समराइज करूं तो SWP का जो भी आप रिटर्न मिलेगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है, लेकिन इसको आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।